नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना आम बजट पेश किया। क्या मिला आम हिंदुस्तानी को, क्या मिला युवाओं को, सीनियर सिटीजन को क्या मिला, तो नौकरी पेशा लोगों को क्या मिला, जो घर चलाती हैं होम मेकर्स, उन्हें इस बजट से क्या मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट देश के किसानों को क्या मिला। जी हां, अगले 1 घंटे में हम इसी पर बातचीत करेंगे। बजट कैफे में उनके साथ बहुत सारे आम लोग मौजूद हैं और स्वाति से हम ये जानेंगे। स्वाति, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी इस खास कार्यक्रम में। अब मुझे बताइए कि आपको क्या उम्मीद थी वित्त मंत्री जी से, और क्या आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे वित्त मंत्री? उसके बाद आप अपने मेहमानों पर जाइएगा। डेफिनेटली सबकी उम्मीदें हैं, मेरी भी कुछ उम्मीदें पूरी हुई है, कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई है, और शायद हमारे जो जितने भी यहाँ पर गेस्ट मौजूद है, जो आम आदमी हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें पूरी हुई है, कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई है। और शायद मैं भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद महिलाओं के लिए कुछ और घोषणाएं की जाएं, लेकिन साफ तौर पर लगा कि एक हाथ से लिया है लेकिन एक हाथ से दिया जरूर है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन जैसा हम अपने बजट कैफे के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का आम आदमी जो चाहता था, क्या उनकी तमाम उम्मीदें पूरी हुई है। समाज का जो आईना होता है, जो हम कहते हैं कि युवा हो गए, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन हो गए, क्या इनकी उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? ये इनसे हमने बजट से पहले भी बात की थी, और हम आपको पता है अनुया, जब से बजट चल रहा है सुबह से और अब तक हमारे साथ हैं ये, तो इनसे बेहतर कौन बता सकता है कि बजट की इनकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई है। तो जब ये शो पूरा 1 घंटे का आगे बढ़ेगा, एक्सपर्ट्स के साथ साथ इनाम लोगों के भी तमाम जो उम्मीदें पूरी हुई हैं कि नहीं, ये हम सब तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल स्वाति, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 1 घंटे का ये खास कार्यक्रम है, बहुत सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विस्तार से आपको आज वित्त मंत्री अरुण जेटली का जो बजट था उसे आम भाषा में, सरल भाषा में भी समझाएंगे। जो मेहमान होंगे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा ये बजट। तो देखिए, सैलरीड क्लास की अगर सबसे पहले बात करें तो उन्हें उम्मीद थी कि बजट में उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। 40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान भी हुआ, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर जाती रही जैसे ही ये पता चला कि इसका ज्यादा फायदा सैलरीड क्लास को नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मेडिकल इंश्योरेंस है, आपका ट्रैवल अलाउंस है, उसे सरकार ने खत्म कर दिया है। और ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हम आपको आसान भाषा में समझाने के लिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए सैलरीड और मिडिल क्लास को जेटली के पिटारे से कुछ खास नहीं निकला है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी का ऐलान किया। In order to provide relief to salaried taxpayers, I propose to allow a standard deduction of rupees 40,000 in lieu of present exemption in respect of transport and reimbursement of miscellaneous medical expenses. सैलरीड क्लास को 40,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, लेकिन इसका असर काफी मामूली होगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने मेडिकल रीइंबर्समेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वापस ले लिया है। मेडिकल रीइंबर्समेंट के तहत 15,000 रुपए के मेडिकल बिल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तहत 19,200 रुपए पर टैक्स छूट मिलती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। यानी वित्त मंत्री ने एक और स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 40,000 रुपए की राहत दी, तो दूसरी ओर 34,200 रुपए की राहत वापस ले ली। वित्त मंत्री के इस बैलेंसिंग एक्ट में सैलरीड क्लास को सिर्फ 5,800 रुपए की राहत मिलेगी, यानी 5% के टैक्स ब्रैकेट में आने वालों को 290 रुपए की राहत मिलेगी। इसी तरह 20% के स्लैब वालों को 1,160 रुपए और 30% के टैक्स ब्रैकेट में आने वालों को 1,740 रुपए की बचत होगी। लेकिन इस राहत में भी थोड़ी और कमी होगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर एजुकेशन सेस 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। सेस बढ़ने का मतलब है कि अब पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ राहत का ऐलान किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को अब जमा रकम से मिले 50,000 रुपए तक के ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले ये सीमा 10,000 रुपए थी। साथ ही सेक्शन 80D के तहत सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। I propose to announce the following incentives for senior citizens.
exemption of interest income on deposits with banks and post offices to be increased from rupees 10,000 to rupees 50,000, and TDS shall not be required to be deducted on such income under section 194A. The benefit shall also be for interest on all fixed deposit schemes and recurring deposit schemes. 2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी बजट से सैलरी क्लास को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इस क्लास के लिए कुछ खास नहीं दिया। वित्त मंत्री ने फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाकर 1.5 गुना करने का ऐलान भी किया, जो महंगाई को दावत दे सकती है और इससे आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगले 1 घंटा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा पैनल है, बारीकी से आपको समझाएंगे क्या कुछ हुआ आज वित्त मंत्री के इस बजट में। इस पिटारे से आम के लिए क्या निकला, खास के लिए क्या निकला, किसान के लिए क्या निकला, स्टूडेंट्स के लिए क्या निकला, सबकी बात यहां पर करेंगे। सबसे पहले आपका पैनल से मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूं। यहां पर मेरे साथ फिरोज खंबाटा हैं, चेयरमैन है रसना प्राइवेट लिमिटेड के। गीतांबर आनंद साहब चेयरमैन है क्रेडाई के, वो भी हमारे साथ हैं। अरुण मल्होत्रा कॉर्पोरेट एडवाइजर निसान इंडिया के मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हेमंत कनोरिया श्री इंफ्रा के भी मेरे साथ हैं और शाहनवाज हुसैन बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी मेरे साथ मौजूद है। यहां पर 1 घंटे चर्चा करेंगे इन सब खास मेहमानों से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन स्वाति, सबसे खास है वो आम आदमी जो आपके पास मौजूद है, आपके साथ है, उनसे जानिए और जरा जल्दी से हमें समझाइए कि आखिर आज वित्त मंत्री का ये बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। कोई कंप्लेन्स हैं तो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल अनुया, और सवाल जितने भी है वो यहीं से निकलेंगे। यही वो जगह है जहां से आम आदमी की उम्मीदें कितनी पूरी हुई उसको हम जानेंगे। सर बताइए, एज सैलरीड एम्प्लॉय आप कि तमाम जितनी भी उम्मीदें थी पूरी हुई हैं? इनकम टैक्स में तो कोई रियायत नहीं मिली? टैक्स में कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। और जो 1700 का अगर 30% के स्लैब में बात करते हैं तो जो व्यक्ति 30% टैक्स देता है उसके लिए 1700 का कोई मायना नहीं है। दूसरा, होम लोन्स के ऊपर और अफोर्डेबल होम्स के ऊपर जो बात हो रही थी, तो मेरा अभी भी वो क्वेश्चन अनआंसर्ड है। और शाहनवाज जी से मैं पूछना चाहूँगा कि वो 2022 तक जब सबका घर के एक सपना दिखाते हैं तो वो जो बिल्डर्स डिफॉल्टर हो गए हैं, उनसे जो घर नहीं मिले हैं लोगों को, उनके लिए उनके पास क्या जवाब है? बिल्कुल, एक्सपर्ट से सीधे सवाल पहुंच भी गया है। कुछ और हम सवाल लेते हैं, उसके बाद सीधे एक्सपर्ट के पास जाएंगे। सर, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ क्या खास मिला आपको? आप सेटिस्फाइड हैं सर? मुझको तो एक ही बात समझ में आती है, आपने मदारी का खेल देखा है? एक बास्केट 4-5 रखे हैं, एक से निकाला उसमें डाला, उसमें से निकाल के उसमें डाल दिया, उसमें से निकाल के उसमें डाल दिया। तो ये एक मदारी का खेल रहा है सैलरीड क्लास के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए छोटा सा एक तो आपने रिलीफ ज़रूर दी है फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पे, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगा दिया उसके गेन पे, उसके इनकम पे, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले टैक्स जिस पर नहीं लगता था उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। तो सीनियर सिटीजन को देखा जाए तो कोई खास बेनिफिट हमको तो नजर नहीं आता है। महंगाई बढ़ रही है, सबसे चीज तो ये है महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई हमको कहीं से भी कंपनसेट नहीं। ऑल राइट, आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया और जवाब हमारे एक्सपर्ट्स को देना पड़ेगा। एक और सैलरीड एम्प्लॉय से बात करते हैं क्योंकि हम फिलहाल फोकस उसी पे कर रहे हैं। आपकी उम्मीदें क्या पूरी हुई हैं? वैसे तो मेरे ख्याल से ये पूरा जो बजट है इसको मैं नाम दूंगा कि इट इज़ एग्रीकल्चर एम्फेसाइज ज़्यादा किया हुआ है, एग्रीकल्चर इकनॉमी। लेकिन जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि टूरिज्म में ज़्यादा एम्फेसाइज दिया हुआ है, तो क्या टूरिज्म में कॉमन सिटीजन्स के लिए बाहर घूमना, टूर में जाना अफोर्डेबल होगा? मतलब उसमें कुछ उनके रेट्स उसके कम होंगे टिकट्स के और सब चीज़ों के, तो वो मुझे अपने पैनल से पूछना है। ऑल राइट, जिसके पहले हम पैनल के पास जाए, महिलाओं की राय भी लेते हैं। मैम, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा क्या ये बजट? ये उम्मीदों पे खरा उतरना तो तब कहेंगे कि जब जो हमारे हाथ से लेके रूरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, रूरल एरियाज़ में दे रहे हैं, क्या उसको इम्प्लीमेंट हो पाएगा? हमसे ही पैसा लेके वहाँ दे रहे हैं पर उनके लिए भी नहीं होगा। ये बीच में जो पैसा जाएगा उसके लिए आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या आपके पास है?
ऑलराइट, ये आम आदमी की राय अनुया, इसमें कोई फिल्टर नहीं है और शायद जितने भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनको शायद इन तमाम सवालों के जवाब अब बिल्कुल एक्सपर्ट्स को सवालों के जवाब देने होंगे इस बात ही। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन के पास ही चल लेते हैं। शाहनवाज जी, आज का दिन तो बहुत ही खास रहा होगा, बिजी भी रहा होगा, आपने टाइम निकाला, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर, आम आदमी की आवाज आपने सुनी और आपने सुना कि सबसे पहला सवाल वो चाहते थे हम आपसे ही पूछे। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, क्या गुजरात चुनावों के बाद यहां पर एनडीए की सरकार को ये लगा कि चलिए अब किसानों के लिए कुछ और बड़ा कर देते हैं? क्योंकि सर, आम आदमी के हाथ में, खासतौर पर सैलरीड क्लास के हाथ में तो कुछ नहीं लगा है। देखिए, ये बजट पूरी तरह आम आदमी को ही समर्पित है। देश का किसान भी आम आदमी है, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोग भी जो 50 परिवार है, 10 करोड़ से परिवार, वो भी आम आदमी है। हाँ, स्टूडियो में भी आपने आम आदमी बुलाए हैं, उन्होंने सवाल किए हैं, लेकिन किसानों में खुशी की लहर है। जितनी लागत है उससे 1.5 गुना उनको एमएसपी मिलेगा। किसानों के लिए हमने ये समर्पित किया कि उनको ग्रामीण जो हाट था उसको कृषि बाजार में बदला। ऑर्गेनिक खेती के लिए हमने उसमें 200 करोड़ रुपए दिए। फूड प्रोसेसिंग का जो बजट था वो डबल हो गया है, आपने बताया भी होगा, 700 से 1400 किया गया। 42 फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय जो बांस मिशन है उसको 1290 करोड़ रुपए दिए गए। और कृषि के क्षेत्र में जो टारगेट है 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी बात यह है कि हमने जो किसान क्रेडिट कार्ड था उसको फिशरी से भी जोड़ा, पशुपालन से भी जोड़ा है। तो इस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल किसानों का है। दूसरी चीज़ जो स्वास्थ्य में हुआ है, जिसको मोदी केयर के नाम से आज दिन भर चर्चा की जा रही है, 10 करोड़ परिवार, उसको 5 लाख का इंश्योरेंस, समझिए करीब 50 करोड़ लोगों को कवर किया गया है। ये एक बड़ा कदम यहाँ उठाया गया है। सर, हेल्थ सेक्टर के लिए तो बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, सराहनीय भी है शाहनवाज जी, लेकिन आपने मेरी बात पकड़ ली। मैं आम आदमी का मतलब कह रही थी सैलरीड क्लास, आपने बहुत स्मार्टली उसको किसानों की तरफ मोड़ दिया। सर, तो ये बता दीजिए ना, किसानों के लिए बजट है क्या? का जो शब्द है ना, हाँ, बिल्कुल जो बात आपने कही वो सही है। मुझे तो खुशी है, जैसे मुझे पता लगा कि आज अनुया जी प्रोग्राम कर रही हैं, मैंने कहा कि आज जरूर उस प्रोग्राम में जाऊंगा। अब मैं जानता हूँ आप बहुत तीखे सवाल करती हैं। अब ठीक है, मैं आपके सवालों का बड़ा एहतराम करता हूँ। बिल्कुल आप बने रहिए मेरे साथ। हेमंत कनौरिया भी हैं जो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें सुनकर। मैंने ये कहा कि गरीब जिसको इलाज के लिए तरस रहे लोग, शाहनवाज जी बहुत अच्छा कदम है यहाँ इलाज के लिए लोग आते हैं। 5 लाख का कवर मिला मोदी केयर में। बिल्कुल बड़ा कदम है। हेमंत कनौरिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर इस बजट को? सर, आप कैसे देख रहे हैं? एक नेता की भाषा बोले यहाँ पर शाहनवाज हुसैन, और बहुत स्मार्टली उन्होंने मोड़ दी है पूरी की पूरी बात कि किसानों के हित के लिए है। लेकिन सर, जो सैलरीड क्लास है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। हेमंत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, बीच में आई जस्ट लॉस्ट यू। हाँ, थोड़ा बहुत शुरू में सुनाई पड़ा, इफ यू कैन काइंडली रिपीट। हाँ सर, मैं यही कह रही हूँ कि शाहनवाज जी ने तो बहुत क्लियरली समझा दिया कि किसानों के लिए ये किया, हेल्थ सेक्टर के लिए ये किया। मैं तो उनसे ये कह रही थी कि सर सैलरीड क्लास के लिए कुछ नहीं किया। सबसे पहली बात यहीं पर आती है, ये वो तबका है जो कहता है कि टैक्स तो हम ही भरते हैं जी, हमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दीजिए। हमारे लिए टैक्स स्लैब में चेंजेस करे ही नहीं आपने। ये डेफिनेटली देखिए कि सैलरीड क्लास और कॉरपोरेट्स वगैरह तो थोड़ा नाखुश हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी दोनों ही सैलरीड क्लास और कॉरपोरेट्स में कि कुछ बजट में कोई तरह के इम्प्रूवमेंट्स लाए जाएंगे, टैक्स स्लैब कुछ कम किया जाएगा। तो जो एमएसएमई के लिए जो किए हैं कि 250 करोड़ से नीचे का जिनका टर्नओवर है उनके लिए 25% का टैक्स होगा, तो वो अच्छा स्टेप है। लेकिन और भी बहुत कॉरपोरेट्स हैं जो बड़े मीडियम साइज कॉरपोरेट्स, बड़े कॉरपोरेट्स, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।
और सैलरीड क्लास को तो डेफिनेटली उनका एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन हाई हो गया है और जिस तरह से जो भी कॉस्ट है, सभी चीज़ की कॉस्ट हर साल बढ़ती रहती है, तो इसी के लिए एक्सपेक्टेशन रहता है कि सैलरीड क्लास की कुछ कम हो टैक्स रेट्स वगैरह में। तो ये दोनों में नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट रोड्स, रेलवेज, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं, जो जिसके कारण से कुछ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, बिकॉज जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये लोग सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं आफ्टर एग्रीकल्चर। तो यदि मज़दूर जो हैं, जो काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, जो मशीन्स चला रहे हैं, रास्ते पर काम कर रहे हैं, रेलवेज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सरकार का जो एक स्टेप लिया गया है कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, तो उसके कारण से एम्प्लॉयमेंट भी उसमें क्रिएट होंगे और पूरे इकॉनमी को एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जितना भी एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है उससे एक तो इकॉनमी को बूस्ट मिलता है और दूसरे रोड्स यदि बनेंगे, रेलवेज में यदि सेफ्टी है और रेल में भी इम्प्रूवमेंट होने से जो भी आम जनता है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा स्टेप जो लिया गया है और भी जो कॉरपोरेट्स वगैरह के लिए है, LTMG में जो टैक्स आ गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो उसमें लोग वगैरह बहुत नाखुश हैं उससे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे आपने सुना कि एक ओल्ड सिटीजन भी बता रहे थे, सीनियर सिटीजन भी, वो बोले कि जो भी टैक्स बेनिफिट उनको मिला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कारण से वो लूज कर जाएंगे उसको, तो इसी के कारण से वो एक अच्छा स्टेप नहीं रहा अभी। ठीक है सर, गीतांबर आनंद जी भी हमारे साथ है। सर, सरकार जो बात यहाँ पर गीतांबर जी करती रही है कि हम हर शख्स को घर देने की बात करती रही है, ऐसे में जो कदम अब बजट में उठाए गए हैं यहाँ पर, सर क्या वो काफी है इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए? देखिए, मैं दो चीज बोलता हूँ। पहले मैं एक भारतीय नागरिक की तरह आपको अपनी ऑब्जर्वेशन देता हूँ। अभी जो भाई साहब कह रहे थे ये बिल्कुल सच है। एग्रीकल्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है नौकरियां बनाना। तो एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, GDP कंट्रीब्यूटर है, उसको बूस्ट जो दिया है ये बहुत ही अच्छा है। दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है हेल्थ, और हेल्थ के लिए जो इस बजट में किया गया आज से पहले कभी नहीं किया गया। ये सारी चीजें एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से अगर आप मुझे पूछे तो इस पूरे साल में इतनी स्कीम्स अनाउंस करी गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें मिडिल क्लास को भी इंक्लूड किया गया है, जहां पे सब्सिडी दी जा रही है। ये पूरे सेक्टर को, अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए GST भी कम किया गया है, 8% किया गया है। अगर हम सब एक एक अलग अलग कहें कि मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो ये ठीक नहीं होगा। थोड़ा हमको सबको धीरज रखना होगा। अगर मैं कहूं एज अ रियल एस्टेट सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव, आज की बजट में रियल एस्टेट के लिए सच पूछे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरे देश के लिए बहुत कुछ था। तो हमको थोड़ा सा इसको एक बड़ी नजर से देखना पड़ेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग खूब बननी शुरू हो गई है, इंटरेस्ट सब्सिडी खूब मिली, 2.5 लाख रुपए तक की आपको मिडिल क्लास को भी इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ये छोटी बातें नहीं है, और ये आगे चल के अगर हम सब साथ जुटे रहें एक पूरे अपने देश के लिए, तो आगे चल के हम सब इसका बेनिफिट उठाएंगे। थोड़ा सा और धीरज रखने की जरूरत है। इंडस्ट्री पिछले साल से इस साल बाहर निकल आई है, अच्छा, थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेरा ये मानना है कि ये आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। काफी अच्छी सप्लाई आएगी मार्केट में, रेट्स में रैशनलाइजेशन आएगी, क्योंकि बहुत अग्रेसिवली हाउसिंग स्टॉक बनाया जा रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग का। तो खरीदार के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सब्सिडियां मिल रही हैं, प्राइसेस भी बिल्कुल रैशनलाइज्ड हैं। तो ये ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छा समय है इंडस्ट्री के लिए भी, अगर वो अच्छे परफॉर्म करें, और बायर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत वाइड चॉइस है। होम लोन्स की भी बहुत वाइड चॉइस है, होम लोन प्राइसिंग की बहुत वाइड चॉइस है, और होम्स की बहुत वाइड चॉइस है। तो ऑल इन ऑल बजट को मैं आज साइड में रख के कहता हूं, जो भी हुआ है आज पूरे देश के अगर नजर से देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया गया है, एग्रीकल्चर को पुश किया गया है, बिल्कुल एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सबको पुश तो यहाँ पर किया गया है सर। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आम आदमी है, फिर चाहे उसमें गृहिणी हो, सीनियर सिटीजन हो, नौकरी पेशा हो, स्टूडेंट हो, वो कितने सेटिस्फाइड है आज के इस बजट से। अब स्वाति, मैं आपके पास दोबारा यहाँ पर लौटूंगी, और जो बात मैंने यहाँ पर कही कि हाउसवाइफ्स कितनी हैप्पी हैं, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, आर दे सैटिस्फाइड विद द बजट टुडे?
वेल मिक्स फीलिंग है अनुया, क्योंकि सुबह से मेरी चर्चा हो रही है इनके साथ, सुबह से हमारे साथ वो बजट देख रहे हैं। बजट से पहले हमने उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन जानी, लेकिन अब बजट के बाद कितनी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है। जरा स्टूडेंट्स का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देश का भविष्य है, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो बेटा आप बताओ, आपको ये बजट कैसा लगा? आपको क्या हाईलाइट्स लगे इस बजट के? अपने लिए कुछ लगा खास? ये अच्छी बात है कि सरकार ने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है, पर जैसे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड होते हैं उसकी तरह क्या हमें भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स मिले? एब्सोल्युटली। क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हमें मिल सकते हैं क्या? और क्वालिटी एजुकेशन मतलब अपने बच्चों के लिए आप ये यकीन रखती हैं कि हाँ आपके बच्चे आगे जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, और सरकार ने जो फंड अलॉट किया है इसके लिए वो जो क्वालिटी एजुकेशन उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए होगा? हाँ, एजुकेशन के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है वो वास्तव में प्रोत्साहित और प्रशंसनीय है, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर मिलेगी। हाँ, मैं पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। जैसे अभी सोहम ने बोला कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या इंडिया में होंगी, इस पॉइंट को मैं थोड़ा एम्फेसिस करना चाहूँगा। सरकार एजुकेशन पे लोन देती है, उसके इंटरेस्ट भी है, क्या उन इंटरेस्ट के ऊपर सरकार का कोई ध्यान है? एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं लोग, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, उसके बाद में वो ब्रेन वहीं रह जाता है। ब्रेन ड्रेन होने के बाद में वो कंट्रीज फ़ायदा उठाती हैं जहाँ पे वो ब्रेन जाता है, उसका रिटर्न हमको इंडिया में किसी भी पर्सपेक्टिव से नहीं मिल पाता है। ब्रेन ड्रेन ना हो, एजुकेशन लोन पर रियायत मिले, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन क्या आपको जो मनमानी फीस देनी पड़ती है स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए, क्या उससे राहत मिलती हुई नजर आएगी आने वाले टाइम में? इस बजट से आपको लगा कुछ ऐसा निकल कर सामने? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि स्कूलों में पहली बात तो इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है कि प्रॉपर वैल्यूज़ के साथ एजुकेशन कहीं नहीं मिलती है। अगर मिल गई तो रिजर्वेशन में आगे जाके बच्चे हमारे मार खा जाते हैं। तो हमें तो हर जगह पे करना ही करना है। बिसाइड्स स्कूलिंग हमें कोचिंग देनी होती है या फिर ट्यूशन्स देने होते हैं, तो हम तो वैसे ही टैक्स दे रहे हैं, घर से जाए या गवर्नमेंट को जाए, कैसे भी जाए हमारे ऊपर तो एजुकेशन का मुझे लगता है कि कुछ भी गवर्नमेंट को बल्कि स्कॉलरशिप्स अनाउंस करनी चाहिए जो स्टूडेंट्स सच में पढ़ रहे हैं या फिर जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके 10th या 12th में, कि हाँ पेरेंट्स को एक बर्डन कम हो और बच्चों में भी शायद एक एनकरेजमेंट होगा कि हम पढ़ेंगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी। किसी को हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना है, शाहनवाज या टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कोई उनसे सवाल पूछना चाहे कि क्या किया जाना चाहिए, आपको उनसे जानना चाहती हूँ। टैक्स के बारे में तो मैं क्या बोलूं, पहले ये इनकम टैक्स है जो इसकी स्लैब कम करनी चाहिए थी वो नहीं किया। बाकी एजुकेशन के बारे में इन्होंने बोला है तो वो बिल्कुल सही बोला है। ऐसे सेकंडली ये है जो किसानों भाइयों को दिया है उसके 1.5% जो भी दिया है उसे महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई पे ध्यान बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए इससे, जो कि तमाम रियायतों की बात कर रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, क्या वास्तव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करना चाहती है? हर साल ऐसे ही बजट आते हैं और चले जाते हैं और सच में मार खाता है मिडिल क्लास। ऑलराइट, ये एक ब्रॉड रिव्यू है मैम जो आपने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर सर आप कुछ पॉइंट बोलना चाहते हैं? एजुकेशन में मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 12वीं तक की कक्षा का क्लासिफिकेशन करके एक पॉलिसी बनाई है, लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो गर्ल्स की प्रॉब्लम है इंटर कॉलेज बहुत दूर दूर हैं। और मैं नवाज हुसैन साहब से पूछना चाहता हूं कि ये क्या 5-7 किलोमीटर या रेंज में करेंगे, क्योंकि उनको जाने में आज भी बड़ी समस्या है। ठीक है स्वाति, सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे सारे मेहमानों से कि सब चाहते थे ये सवाल शाहनवाज हुसैन जी से पूछना, लेकिन अब वो हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं, बीच में नहीं थे हमारे साथ। शाहनवाज जी से सवाल लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि टैक्स को लेकर आखिर रियायतें क्यों नहीं दी गई। प्रवीण अग्रवाल साहब जो कि पार्टनर है डायरेक्ट टैक्सेस डेलॉयट इंडिया के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये तो वो नौकरी पेशा वर्ग है जो साफ कह रहा है कि जी आपने हमारे लिए एक हाथ दिया एक हाथ लिया, 40,000 रुपए की रियायत एक तरह से दी, लेकिन मेडिकल रीइंबर्समेंट हो या फिर कन्वेंस वाला जो पार्ट होता है उसमें आपने बराबरी कर दी, तो हमें तो कुछ खास मिला ही नहीं यहाँ पर।
जी हाँ, देखिए ट्रांसपोर्ट आई मीन दी स्टैंडर्ड डिडक्शन विच हैव बीन गिवन दैट इज अ वेलकम स्टेप, बट those who were availing already medical reimbursement या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उनको एक्चुअली में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो एज सच इंडिविजुअल टैक्स में कोई ट्विकिंग नहीं की है, उसको सेम रखा है, स्लैब रेट्स में कोई चेंज नहीं है, और गवर्नमेंट ने बेसिकली स्टेटस को रखा है। एक कारण ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है नवंबर में इन दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ अरविंद मोदी फॉर ए न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड, and probably they are wanting to see the report which is to be announced in 6 months time. So उसको ध्यान में रखते हुए शायद इन्होंने इंडिविजुअल टैक्स में कुछ चेंज नहीं किया है। थोड़ी सी मार्जिनल रिलीफ है, बट कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे कोई खास उन्होंने चेंज नहीं करी। सीनियर सिटीजन को उन्होंने कुछ रियायतें दी हैं, जो उनके सेविंग्स डिपॉजिट्स हैं और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट वगैरह, उस पे उन्होंने 50,000 दिया है। ठीक है सर। तो पिरूज खंबाटा जी के पास आना चाहूंगी। पिरूज, आप क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं आज के वित्त मंत्री के इस बजट को? जाहिर तौर पर किसानों के लिए, ग्रामीण भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर उठाए गए हैं और बड़े स्टेप्स उठाए गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसे? एंड एज अ कॉमन मैन, व्हाट डू यू थिंक? सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने देखा कि जो क्रीमी लेयर के लिए बेनिफिट नहीं दिया है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए बेनिफिट दिया गया है। आज अगर इंडिया का रियल इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, और ये बजट में पूरा ये ध्यान रखा है कैसे बेनिफिट नीचे दिया जाए, तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि एग्रीकल्चर, रूरल, जो गरीब लोग हैं, जो एल्डर्स है, जहां बेनिफिट जाना चाहिए, यूथ है, वहां गवर्नमेंट बेनिफिट ले जा रही है। हमारे लिए बड़े प्राइड की बात है। हम थोड़े सैलरी क्लास एम्प्लॉय है, जो सैलरीड है वो थोड़ा ज्यादा टैक्स दे देंगे, हम कॉर्पोरेट ज्यादा टैक्स देंगे, वी आर हैप्पी। पर ये जो बेनिफिट नीचे जाना चाहे वो सही रीत से जाए, सही रीत से इंप्लीमेंट हो, सही रीत से वो अकाउंटेबिलिटी वाइज नीचे जाए, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है फिरोज, एक और चीज, ये बहुत सारे लोगों का आई फूड प्रोसेसिंग की बात। फूड प्रोसेसिंग नहीं, एक मेरे को फूड प्रोसेसिंग का सुनने दो कि ये जो फूड प्रोसेसिंग वर्ड शब्द, ये फूड प्रोसेसिंग शब्द ये बार बजट में 6 से 7 बार बताया गया। बजट ऑलमोस्ट डबल किया गया है मिनिस्ट्री का, और बाकी काफी फंड्स बनाए गए हैं इसको बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि आज फार्मर की डबल इनकम करनी होगी तो खाली फूड प्रोसेसिंग से नहीं होगा। एनिमल हस्बेंड्री है, हनी है, डेयरी है, ये सबको बेनिफिट देने पड़ेंगे, इसके फंड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। आज ये सब चीज इसलिए की गई है कि इंडस्ट्री भी एक साथ में गवर्नमेंट के जुट जाए, फार्मर के साथ जुट जाए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम लोग एक एग्री एक्सपोर्ट रिवॉल्यूशन ला सके। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार बोला कि एग्री एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा तो बोला जाता था भाई एग्री एक्सपोर्ट ही मत करो, एक्सपोर्ट रोको, उससे कीमत बढ़ जाएगी। ये गलत चीज है। एक्सपोर्ट बढ़ने से ही एक्चुअली फायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ने से फार्मर को सही क्रॉप मिलेगा, और ये बजट में रियलाइज किया गया है। तो ये मैं बजट को पूरा एग्री और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एग्री इकोनॉमी को बढ़ाने वाले डायरेक्शन में उसको काफी क्या बोलते हैं उसकी सराहना करूंगा, और ये राइट डायरेक्शन में, ये बताना चाहूंगा। फिरोज, एक और चीज ये है कि जिस सेक्टर को आप बिलोंग करते हैं, मेजरली जो आपका रॉ मटेरियल है वो फार्मर्स से आता है। ऐसे में अगर 1.5 गुना एमएसपी हो जाती है तो क्या आपको जो रॉ मटेरियल खरीदने में आपको ज्यादा पैसे यहाँ पर देने होंगे? ऐसे में क्या जो एंड प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा? यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या महंगाई बढ़ेगी? पहले हमारे क्रॉप तो काफी हॉर्टिकल्चर है और उसमें एमएसपी भी अभी बाहर है, तो सब क्रॉप एमएसपी में नहीं है। पर अब मेरी बात मानना ये है मेरा कि अल्टीमेटली ये मिल्क फार्मर को आज एक वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, मिल्क फार्मर को मिल्क का सही दाम मिला, उसमें पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को फायदा पहुंचा, इससे एफएमसीजी को फायदा पहुंचा। हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा कि आज फार्मर को 2 पैसा ज्यादा देंगे, उसमें इंडिया की फायदा है। मैं तो कहूंगा आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव फार्मर मोर। मैं तो क्या होगा, पूरे रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, पूरी एफएमसीजी ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, और ये राइट स्टेप है। एक बड़ा फार्मर क्यों ज्यादा पैसा नहीं कमाए?
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ अरुण मल्होत्रा जी भी हैं जो कॉर्पोरेट एडवाइजर हैं निसान इंडिया के। बहुत जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। सर, आप क्या समझते हैं आज के बजट से और क्या मानते हैं कि आम आदमी के लिए क्या सच में राहत है? मैं किसान की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ और ना ही ग्रामीण भारत की बात कर रही हूँ, बल्कि सैलरीड क्लास हो, महिलाएं हो, सीनियर सिटीजन्स हो। जो बात पेरूज ने यहाँ पर कही कि चलिए ठीक है, वो जो पिरामिड में जो लोअर ब्रैकेट है उसे अगर फायदा पहुंचता है तो थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना भी पड़े तो ठीक है। जैसा कहते हैं हिंदी में कहावत है, किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली ये बजट भी मुकम्मल नहीं है। फोकस डेफिनेटली बहुत सराहनीय है कि एग्रीकल्चर पे है, रूरल एरिया पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जिसका लाभ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को आएगा। पर जहां तक शहर में जो मिडिल क्लास है, जो आपके पैनल में भी कई मेंबर्स चाहे स्टूडेंट्स थे, चाहे हाउसवाइफ्स थी, सैलरी क्लास थे, वो काफी नाखुश हैं। बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर ने एक जो बात दो बड़ी डिटेल में कही कि जो कंप्लायंस, जो टैक्स एक आम आदमी देता है, खासकर सैलरीड एम्प्लॉइज, वो कहीं ज्यादा होता है जो कि नॉन सैलरीड क्लास से। तो उनको राहत जाने की ज्यादा जरूरत थी, वो राहत कहीं दिखती नहीं। लेकिन सर फिर भी जो एजुकेशन सेक्टर के जो बच्चे हैं खास तौर पर, वो ये चाहते थे कि थोड़ी और राहत मिले। सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हो, चाहती थी कि वो राहत मिले। तो थोड़ी बहुत राहत की गुंजाइश आपको लगता है कि गुंजाइश काफी थी। सिर्फ सीनियर सिटीजन को कुछ दिखता है कि कहीं पर राहत दी गई है, पर जहां तक मैं सैलरी क्लास को देखूंगा या स्टूडेंट्स को देखूंगा, उनमें कोई राहत नहीं है। और जहां तक हमारे इंडस्ट्री की बात है, जो मैं ऑटो इंडस्ट्री से हूं, हमें काफी उम्मीदें थी ऑटो इंडस्ट्री में। कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है। कुछ पॉजिटिव जो होगा वो ये होगा कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल पे फोकस है, तो उसका कुछ ना कुछ लाभ ऑटो कंपनीज को मिलेगा। पर जहां तक सरकार ने आह्वान किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक लाएंगे, मैं पूरी उम्मीद थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे टैक्स घटाया जाएगा, जीएसटी 5% किया जाएगा। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा जो एक बेस है, फाउंडेशन है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उस पे जो इंसेंटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहीं बढ़ाया जाएगा, वो कहीं देखने को मिला नहीं है। शाहनवाज जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जो बजट कैफे में आम आदमी के साथ, सैलरीड क्लास के साथ, महिलाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो स्वाति हैं वहां पर, वो ये कह रहे हैं कि शाहनवाज जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि महंगाई तो नहीं बढ़ेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि बजट में हमें तो कुछ खास मिला नहीं, तो महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं, महंगाई तो कंट्रोल में आज भी है, महंगाई दर काफ़ी नीचे है और सबका ख्याल रखा गया है। ठीक है, लोगों की अपेक्षा रहती है हर बजट में कि टैक्स जो स्लैब है वो थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा, लेकिन अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको इस देश में तरक्की चाहिए, आपको तेज़ी से विकास चाहिए और 2022 तक इस देश को तरक्की की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। हिंदुस्तान चाहिए। शाहनवाज जी, स्वाति बोल रही हूँ, उसके लिए क्योंकि सरकार ने सारी कोशिश की। मेरे साथ देश का आम आदमी है, क्योंकि आम आदमी में हर कोई आता है। हमारे स्पीकर ने भी कहा था हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन शायद जो हमारा मिडिल क्लास है वो ये कह रहा है हमें तो कभी भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, तो हमारे लिए क्या। और एक ऐसे ही जो महिला है, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं। शाहनवाज जी, ये सवाल आपसे है, आपको खुश करने की जरूरत क्या थी भाजपा सरकार को? सांसदों को क्यों दिया गया भैया? आप तो मिडिल क्लास से वैसे भी बहुत ऊपर हैं, हम लोगों के संग से आपकी कोई बराबरी नहीं है। आपको सारी सुविधाएं कहाँ दिया? कुछ नहीं दिया। बिल्कुल, ये किसी ने गलतफहमी आपको कही है। सिर्फ प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का की तनख्वाह बढ़ाई गई है और सांसदों के लिए तो कह दिया गया कि उसके लिए अगले साल वो 5 साल पे रिव्यू किया जाएगा। 1 रुपया भी बढ़ाया नहीं गया है। किसी ने आपको अनुया बताएंगे आपको कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे सर, विपक्ष हो या पक्ष हो, ध्वनि मत से आप पूरा करा ही लेंगे। सांसदों की सैलरी के लिए 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। सवाल लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर तमाम वर्गों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात करना जरूरी ही होती है, क्योंकि किसानों को बहुत खुश करने की कोशिश की गई है। सर देखिए, जो भी हो, मैं पर्सनली एज ए सीनियर सिटीजन हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश ना हूँ, लेकिन ये बात सही है, बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है, ये बात मैं पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। और एमएसपी के माध्यम से ये कोशिश की गई है कि किसानों को ज़्यादा राहत मिले और वो पैदावार में बढ़ोतरी करें। उसको एक्सपोर्ट, उनके प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट्स की बात की है, बिल्कुल सही बात है, उससे भी किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। मैं एक ही बात कहूँगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है इतना अच्छा होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन, इतना सब कुछ किया आपने और अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया,
एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं समझता हूं कि शायद हो सकता है कि बेनिफिट जो है वो आम सर एक और सवाल लेते हैं। ये महिला आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट की बात तो बहुत होती है, बट वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई है? क्योंकि अभी कल तक ये केसेस होते चले आ रहे हैं। अभी कल हमने सुना कि 8 महीने की बच्ची के साथ गलत काम किया गया। मतलब ये क्या है? और दैट ऑल्सो इन कैपिटल। इधर उधर की तो बात छोड़ दीजिए, रूरल एरियाज में तो क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल है, शाहनवाज जी को जवाब देने देते हैं। शाहनवाज जी, विमेन सेफ्टी हो, जो एक खुद महिला आपसे पूछ रही है कि हमारे घर में बच्चे तक सुरक्षित नहीं है, जो फीमेल किड्स हैं वो तक सुरक्षित नहीं है, और सीनियर सिटीजन का भी सवाल आपने यहाँ पर सुना, जवाब दीजिए सर। देखिए, ये एक तो जो ये बच्ची वाला हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए कलंक है। हम सब इसके लिए बोलने में भी इसमें हिम्मत नहीं होती कि बोलने में भी बुरा लगता है। इस तरह की मानसिकता किसी की हो सकती है, उसके लिए पूरा देश मायूस है इस बात को लेकर, लेकिन उसके लिए बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसमें यही इनका सवाल है। जी, और दूसरी चीज जो आपने कहा आम आदमी के लिए, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हुआ है। करीब 5.97 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 9000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होगा। स्मार्ट सिटी में 2.4 लाख करोड़ का ऐलान हुआ। अभी 124 एयरपोर्ट है, 600 एयरपोर्ट बनाने का इरादा है सरकार का। ये आम आदमी के लिए ये है, ये मिडिल क्लास के लिए है। करीब 56% जो अनारक्षित एयरपोर्ट से जो 31 अनारक्षित हेलीपैड है उसको जोड़ा जाए। शाहनवाज जी, जो भी आंकड़े आप बता रहे हैं ना, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द से जल्द इन पर काम भी होगा। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर ये बात भी कहकर जाइए कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सर आम आदमी बार बार ये कहता है कि आपने आलू प्याज के दाम तक तो आसमान छू जाते हैं, आम आदमी की थाली से वही गायब हो जाता है। जी अब हर काम को इम्प्लीमेंट करते हैं नोया जी। हाँ ठीक है सर, तो बताइए ना, बोल हर प्रोजेक्ट जो कांग्रेस के दौर में भी जिस प्रोजेक्ट में भारत सरकार का पैसा लग गया, हाँ, उस प्रोजेक्ट की उन्होंने लिस्ट बनाई। ठीक है, हर महीने वो एक प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा संसाधन लग गया, हमारे 10,000 करोड़ लग गया, तो वो कैसे पूरा हो कि आप ये बात पूरे दिल से कहें और सच्चाई से कहें कि हाँ महंगाई नहीं बढ़ेगी। आम आदमी को, नौकरी पेशा को अगर हमने इस बजट में ज्यादा कुछ नहीं दिया है तो भी चिंता मत कीजिए, आपकी जेब से ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। नागरिक की उम्मीदें कितनी पूरी हुई इस बजट से? हमारे साथ तमाम फैमिलीज लोग मौजूद हैं और जो सुबह से हमारे साथ बजट पेश होने से पहले और बजट के दौरान अब तक हमारे साथ हैं। लेकिन जो देश का आम नागरिक है वो रेलवे से भी तो सफर करता है, और रेलवे में इस बार क्या सौगात आपको मिली है? रेलवे में बहुत अच्छा बजट आया, 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बजट एलोकेशन किया है, बहुत अच्छी बात है। बम्बई में लोकल ट्रेन के लिए भी दिया है, बट इन्होंने स्वच्छता अभियान के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वच्छता का बहुत बुरा हाल है, वहाँ टॉयलेट्स वगैरह में जाने के लिए इतनी गंदगी है, तो हाइजीनिक्स पे और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ओवरऑल रेलवे के लिए बहुत अच्छा किया है। बुलेट ट्रेन के लिए भी बातें हो रही है, होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये बजट अभी तक के जितने भी बजट हुए सबसे बढ़िया है, इसमें कोई दिखावा नहीं किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र जो बिल्कुल ज़मीन में पड़ा हुआ था वहाँ पर उसको बहुत अच्छा वहाँ पे डेवलप किया गया, पैसा खर्च किया गया है, तो इसको मैं सबसे अच्छा बजट मानता हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने फ्री डायलिसिस, गरीब लोगों के लिए फ्री डायलिसिस की सुविधा की है, जो बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल बजट काफ़ी अच्छा है, और बाकी देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी परिवार लोग मौजूद हैं थोड़े निराश हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि इस बजट को अच्छा मानते हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन की देर है। इम्प्लीमेंट अगर हो जाए सारी योजनाएं तो वो बहुत खुश हैं। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन की बात है। फिरोज, आप भी यही समझते हैं? बहुत जल्दी से बताइएगा, इम्प्लीमेंटेशन विल एक्चुअली यू थिंक अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट? 100%, बिकॉज इसलिए क्योंकि ये स्टेट लेवल की इश्यू है, ये विलेज लेवल का इश्यू है, खाली दिल्ली के इश्यू नहीं है। अगर ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करनी है, वो ग्रामीण लेवल पे इम्प्लीमेंट करनी है, उसमें काफी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और काफी लीकेज होता है।
तो ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेड इश्यू है। पर बिकॉज बिफोर यू गो, मेरे को एक चीज और आपको ये बजट के बारे में बतानी है जो आपके व्यूअर को भी फायदा मिलेगा उसमें। जल्दी से एक जो बड़ी चीज को डिस्कस नहीं हो रही है वो स्टैम्प ड्यूटी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि स्टैम्प ड्यूटी को जीएसटी के साथ वो जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है जिसको हमको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। आज हम नई कंपनी लगाते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लैंड खरीदते हैं, उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं उस पर तो कॉन्सेंस भी क्रेडिट मिल रही है जब हम लैंड तो यूज करें इंडस्ट्री के लिए। तो ये बहुत एक अच्छा कदम इन्होंने एक रेस किया है। सेकंड चीज ये मैं मानना चाहता हूं कि जो एक बड़ी कमी रह गई है बजट में जिसकी बात नहीं हो रही है वो है अल्टीमेटली एक्सपोर्ट। आज ये इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया कि जो स्टेटों में एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है वो स्टेटों का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। और हमने एक्सपोर्ट के लिए क्या किया है बजट में जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सके, बहुत उसमें रियायत देने की जरूरत है। और जो SEZ और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन और जो स्कीमें बनी थी वो सब स्कीमें खत्म इसलिए हो गई क्योंकि इनकम टैक्स के जो बेनिफिट थे वो सब निकल गए थे। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आम आदमी एज अ कॉमन मैन आप 10 में से कितने नंबर देंगे बजट को? नहीं, नंबर तो कभी देने में मैं अच्छा रहा ही नहीं हूँ, इसलिए कोई मेरे को ब्यूटी पेजेंट में भी बुलाते नहीं है ब्यूटी पेजेंट को चेक करने के लिए। ठीक है, तो मैं उसका कैंडिडेट नहीं हूँ नंबर देने का, पर मैं इसको अच्छा बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए अच्छा बजट बताऊंगा। हाँ ठीक है, प्रवीण अग्रवाल जी आप कितने नंबर देंगे और आपको क्या लगता है? बहुत जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स। जी मैं आम आदमी का बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, बहुत सारे स्टेप्स और प्लान्स योजनाएं चालू की गई हैं हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। टैक्स में कुछ खास नहीं किया गया बट ओवरऑल इट्स गुड बजट। ठीक है, इट्स अ गुड बजट ओवरऑल। हाँ आप क्या कहेंगे अरुण जी? भले ही आपके सेक्टर को बहुत कुछ ना मिला हो लेकिन एज अ कॉमन मैन यू गिव अ थम्स अप टू इट। 10 में से 6.5 नंबर दूंगा। अच्छा। और मेरा मानना है कि नंबर बढ़ सकते हैं अगर हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कन्वर्जन में, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर को या हम बोले या जो हेल्थ के लिए किया जा रहा है कि ट्रांसमिशन लॉस ना हो। अगर ये जितनी रियायतें बात की जा रही हैं जो रियल नीडी है उन तक पहुंचे तो ये नंबर 6.5 7.5 है, पर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक वो दिखाता यानी कि आप एक बार फिर से इम्प्लीमेंटेशन वाली ही बात कर रहे हैं। शाहनवाज जी आखिर में आपके पास आ रही हूँ, सुन ही लिया आपने, सब लोग थम्स अप जरूर दे रहे हैं बजट को लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये भी मानते हैं कि ये जो सारे सरकार ने कदम उठाने की बात कही है इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सर मैं जहाँ से बात ख़त्म कर रहा था उसी को पूरी करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी तो पुरानी सरकार में जिसमें एक एक प्रोजेक्ट में हज़ारों करोड़ लगे हैं और वो अधूरा रहा, उन प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाई और महीने में एक प्रोजेक्ट को वो खुद सारे अधिकारी को बुला के उसको पूरा करवा रहे हैं। तो अपनी सरकार के जो हम घोषणा करते हैं उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाने के बाद ही घोषणा करते हैं। ठीक है सर। इसलिए जो चीजें कही गई हैं उस पर अक्षरशः यकीन होना चाहिए। मोदी जी की बात पर, उनके काम पर, उनके पराक्रम पर लोगों को यकीन है। ये बजट बहुत जल्दी से आखिर में शाहनवाज जी 10 में से 10 नंबर मत दीजिएगा, पर बताइए आम आदमी के नाते आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 मत दीजिएगा। अब देखिए, आप मुझे जो आपको पसंद हो वही बात करेंगे। नहीं सर, बीजेपी नेता के तौर पर जवाब मत दीजिएगा, इसलिए मैंने कहा 10 में से 10 मत दीजिएगा क्योंकि आपकी सरकार है तो आप तो 10 में से 10 दे सकते हैं। बीजेपी का नेता कहाँ, आप तो बीजेपी से ही बात कर रहे हैं, मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूं। मैं बोलूंगा, आप लिखते हैं बीजेपी ने कहा, तो बीजेपी तो 10 में से 10 नंबर हम देते हैं और नरेंद्र मोदी जी को और अरुण जेटली जी को बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना खुश हूं। मैंने आपको एक बात बता दूं कि गरीब आदमी जो इलाज के लिए दिल्ली आता है, सब जगह जाता है, पैसे नहीं होते, उनका कितना बड़ा काम हुआ मोदी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत सराहनीय कदम है, बहुत सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने यहाँ पर उठाया है। फिर चाहे किसानों को लेकर हो या फिर हेल्थ सेक्टर को लेकर हो, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वाति चाहे कुछ भी कहे, भले ही सैलरीड क्लास को कुछ ना मिला हो, लेकिन अच्छा लगता है ये जानकर कि अब सरकार देश के ग्रामीण वर्ग के लिए, किसान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है। वाकई अनुया, और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ सुबह से मौजूद, सबसे पहले
ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज सभी के लिए, क्योंकि सबने बहुत ही अच्छे से बजट देखा, हम तक अपनी उम्मीदें पहुंचाई और कितनी उम्मीदें पूरी हुई इस पर भी अपने नंबर हमें दिए। वैसे एवरेज ऑन एन एवरेज बताऊं, सबने नंबर दिए हैं। ऑन एन एवरेज कितने नंबर दे रहे हैं? 7 नंबर यहाँ पर हमारी जनता की तरफ से इस बजट के लिए। थैंक यू सो मच सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बजट और आप में। लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी अनोया जारी रहेगा। बिल्कुल।